सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो सॉरी यार, 8-9 दिन हो गए नेक्स्ट लेक्चर में ले नहीं पाया, कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से। अभी भी ये देखो थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, पर ठीक है, अब थोड़ा लेने लायक बन गया हो। और उसके बाद रिजल्ट था, तो मैं फर्स्ट ग्रुप CA फाइनल फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया है अभी मैं 24 के अटेम्प्ट में। होप सो नवंबर 24 में मैं CA लगा लूँगा मेरे नाम के सामने। देखते हैं अब क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो चलिए आज का लेक्चर चालू कर देते हैं। लेक्चर चालू करने से पहले आप फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि DT की फ्री लेक्चर सीरीज पूरी की पूरी यूट्यूब पे आने वाली है। बेसिक का पूरा चैप्टर अपना कवर हो चुका है, अब तक के अपने 8-9 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसमें बेसिक का आपका पूरा चैप्टर विथ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने पूरा यूट्यूब पे डाल के रखा है, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी उसकी प्लेलिस्ट। पूरा बेसिक कवर हो गया है। आज से हम चालू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस चालू करने से पहले आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं चैप्टर का। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम था सिटीजनशिप, सिटीजन, और एक होता है रेसिडेंट। एक होता है रेसिडेंट, एक होता है सिटीजन। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो देखो, सिटीजन मतलब क्या होता है? एक नागरिक। हम भारत के नागरिक है। जो नागरिकत्व होता है ना, नागरिकत्व मतलब सिटीजनशिप, वो बाय बर्थ मिलता है किसी भी पर्सन को, बाय बर्थ, और उसको जो देश की सारी सुविधाएं वो अवेलेबल हो जाती है। जब भी कोई पर्सन किसी देश का रेसिडेंट सिटीजन बन जाता है, वो नागरिक बन जाता है उस देश का, और उसको सारी सुविधा जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो उसका बेनिफिट ले सकता है। अब रेसिडेंट भी बेनिफिट ले सकता है, पर एक जनरल लैंग्वेज में बताया जाए तो सिटीजन को सारे बेनिफिट अवेलेबल होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब रेसिडेंट मतलब क्या होता है? रेसिडेंट मतलब निवासी। रेसिडेंट मतलब निवासी। सिटीजन मतलब क्या बोला मैं? नागरिक। पर रेसिडेंट मतलब निवासी। तो देखो, सिटीजन मतलब नागरिक और रेसिडेंट मतलब निवासी। तो निवासी कब होते हैं? अपन कोई भी पर्टिकुलर स्टेट देश में अपन कुछ समय के लिए रहे, या फिर अब अपन इनकम टैक्स में पढ़ेंगे अपने इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कि 182 डेज से अगर कोई भी पर्सन इंडिया में अगर रह रहा है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब उन्होंने अगर पूरे साल का हाफ ईयर अगर वो इंडिया में रह रहा है तो अपन उसको एक अज्यूम कर लेते हैं कि वो रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट और सिटीजन ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। रेसिडेंट और सिटीजन दोनों अलग अलग कंसेप्ट होता है। सिटीजन मतलब नागरिक, हम भारत के नागरिक है। कोई दुबई का नागरिक होगा, कोई अमेरिका का नागरिक होगा, वो बाय बर्थ मिलता है, जनरली सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलता है। और रेसिडेंट कोई भी पर्टिकुलर देश में, अपन कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में कुछ दिन के लिए रहे, अपन जो स्पेसिफिक किया है उनके ऐड के अनुसार कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए रहे अपन, तो उसके लिए अपन उस देश के निवासी बन जाते, उस देश के रेसिडेंट बन जाते। तो ये जनरल एक कंसेप्ट था, एग्जाम के लिए काम का नहीं, पर एक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ये दोनों कंसेप्ट में। तो इसलिए हर कोई टीचर फैकल्टी ये बता देता है कि सिटीजनशिप और रेसिडेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो चलो लिख लेते हैं अपन एक बार। तो हेडिंग दे दो ऊपर, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस। बात करते हैं बेसिक। फर्स्ट पॉइंट लिखो बेसिक। उसमें लिखो सिटीजनशिप ऑफ कंट्री, सिटीजनशिप ऑफ कंट्री and residential status of a country are different concepts. सिटीजनशिप एंड रेसिडेंट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। सिटीजनशिप मतलब नागरिक, रेसिडेंट मतलब निवासी। अब
रेसिडेंशियल स्टेटस, जब अपन बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक चैप्टर में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था आपको कि जब भी अपन टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसका, वो पर्सन का पहले अपन रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। तो ये हर साल अपने को चेक करना पड़ता है, रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को हर साल चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो भारत में कितने दिन रहा। अगर वो 182 दिन से ज्यादा भारत में रह रहा है, अपने इंडिया में रह रहा है, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा और रेसिडेंट का टैक्स रेट अलग होगा और नॉन रेसिडेंट का टैक्स रेट अलग होगा। तो इसके वजह से अपने को हर साल चेक करना पड़ेगा कि ये प्रीवियस ईयर में, अपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में रह रहा होगा तो अपन उसको रेसिडेंट कंसीडर कर लेते। पूरा प्रोविजन अपन बाद में पढ़ेंगे, बस एक 182 डेज फिलहाल के लिए याद रखो आप। अगर किसी ने पहले पढ़ के रखा होगा तो उसको याद आना चाहिए, पर अब कोई नया पढ़ रहा होगा तो 182 डेज याद रखो। अगर 182 डेज से अगर ज्यादा रहा होगा कोई भी पर्सन इंडिया में तो उसको रेसिडेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। और ये अपन हर साल देखेंगे, हर साल देखेंगे, एवरी प्रीवियस ईयर का स्टेटस अपने को चेक करना पड़ेगा कि वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर रह रहा होगा तो रेसिडेंट, नहीं रह रहा होगा तो नॉन रेसिडेंट। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं अपन, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो। सेकंड पॉइंट अपना residential status always determine for every previous year। तो हर साल अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस उसका चेक करना है। अब मुझे एक बात बताओ, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब मैंने क्या बोला, निवासी। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब निवासी। अब मैं कुछ दिन इंडिया में रह रहा हूं, कुछ दिन दुबई में रह रहा हूं, कुछ दिन इंग्लैंड में रह रहा हूं, कुछ दिन रशिया में रह रहा हूं, तो मैं हर एक देश का भी रेसिडेंट बन सकता हूं एक ही टाइम पे, क्योंकि मैं निवासी हूं, निवासी। तो किसी भी देश का मैं निवासी बन सकता हूँ, इजीली बन सकता हूँ। अगर वो उधर की देश के इनकम टैक्स के अनुसार मैं वो पर्टिकुलर देश से अगर वो कंट्री में रह लिया तो उस देश का भी मैं निवासी बन जाऊंगा, उस देश का भी मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंट मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे देश का हो सकता हूँ, बहुत सारे कंट्री का रेसिडेंट मैं एक ही समय हो सकता हूँ। अगर कोई पर्सन कुछ दिन इंडिया में, कुछ दिन दुबई में रह रहा होगा तो वो एक ही समय पे इंडिया का भी रेसिडेंट है, दुबई का भी रेसिडेंट है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक करेंगे और हर एक कंट्री का भी चेक करेंगे कि कौन से देश में वो रेसिडेंट है। पर क्या नागरिकत्व, जो सिटीजनशिप है, वो हर एक देश का रहेगा क्या? नहीं। अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हम इंडिया के ही सिटीजन रहेंगे। हम दुबई में जाने के बाद भी हम इंडिया के सिटीजन रहेंगे, हम अमेरिका जाने के बाद भी इंडिया के सिटीजन रहेंगे, हम रशिया में जाने के बाद भी इंडिया के सिटीजन रहेंगे। पर रेसिडेंशियल स्टेटस वैसा नहीं है। हम इंडिया में अगर पर्टिकुलर देश से ज्यादा रहे तो इंडिया के रेसिडेंट, दुबई में पर्टिकुलर देश से ज्यादा रहे तो दुबई के रेसिडेंट, रशिया में पर्टिकुलर देश से अगर ज्यादा रहे तो रशिया के रेसिडेंट बन जाए। तो लिखो एक नेक्स्ट पॉइंट अपना, it is also possible that a person may be resident आपको बेसिक के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, इंटर के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो आपको उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएंगे आपको। इंटर के टेलीग्राम चैनल का, फाइनल का भी है तो उसका अलग बनाया मैंने, तो इंटर का आपको मिल जाएगा। बेसिक के सारे वीडियो और प्लेलिस्ट वीडियो उधर अपलोडेड है। और आपको इसके रेसिडेंशियल स्टेटस के भी नोट्स पूरा चैप्टर होने के बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो ज्वाइन कर लेना एक बार। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट a person may be resident for more than one country at same time। तो एक ही समय पे बहुत सारे देश का मैं रेसिडेंट बन सकता हूँ।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंडिया में, अब ये जो मैंने बोला 182 डेज अगर इंडिया में स्टे कर लिया कोई भी पर्सन में, तो उसको अपन रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। तो ये 182 डेज क्या कंटिन्यूअसली होना? क्या नहीं, कंटिन्यूअस अपन 182 डे नहीं रहना मेरे को, तो पूरे साल का देख लेंगे ना। पूरे साल अगर तू 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहा होगा तो तेरे को हम रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। तो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में आपको कंटिन्यूअस स्टे नहीं देखना है, कंटिन्यूअस स्टे नहीं देखना है 182 का। अगर इंडिया की बात करें तो 182 डेज का स्टे अपने को कंटिन्यूअस नहीं देखने का। पूरे साल में अगर 182 डेज से अगर वो ज्यादा पर्सन इंडिया में रह रहा है तो उसको अपन रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। समझो मैं अप्रैल में इंडिया में हूं, मई में दुबई चला गया, जून में यूएसए चला गया, जुलाई में फिर से इंडिया में आ गया, तो ये मई जुलाई ये ऐसे पूरे अपने को साल का 182 डेज का स्टेटस चेक करना पड़ेगा, ना कि कंटिन्यूअस 182 डेज। तो ये भी लिख लेते हैं अपने एक पॉइंट, कंटिन्यूअस स्टे इन वन कंट्री, continuous stay in one country is not important, is not important। लिख लिया ना। अब मैंने बोला आपको कि हर एक पर्सन का अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। क्यों रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है अपने को हर साल? क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है कि अपने को हर साल ये काम करना पड़ेगा। हर साल अपने को 182 डेज चेक करने पड़ेंगे कि वो इंडिया में रह रहा है क्या। इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। अब सेक्शन नंबर 5 इनकम टैक्स एक्ट का आपने तो उसमें बताया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया, सेक्शन नंबर 6 में बोला है कि 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में रह रहा है तो उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। पर सेक्शन नंबर 5 बोलता है इंडिया में अगर रेसिडेंट बन गया कोई तो उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया में कोई रेसिडेंट बन गया तो उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे। मैं इंडिया में बैठ के मेरा बिजनेस संभाल रहा हूं, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मेरे को डॉलर आ रहे हैं, मेरे को दिरहम आ रहे हैं, तो मेरे को वो उसका इनकम टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। भले ही वो फॉरेन में आया है, भले ही इनकम जो है वो फॉरेन में आई है, पर मैं कंट्रोल कहां से करूंगा? इंडिया से करूंगा। मेरा बिजनेस इंडिया में, तो वो इंडियन इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और एक दो कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसके हिसाब से अपन स्कोप ऑफ इनकम चेक करेंगे। स्कोप ऑफ इनकम कि रेसिडेंट के लिए कितना इनकम होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया में अगर उसने इनकम कमाया है तो कितना उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसको कितना इनकम टैक्स पे करेंगे। ये अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस से चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नॉन रेसिडेंट को भी अपन सेम टैक्स रेट लगाएंगे, सेम इनकम उसकी कंसिडर करेंगे जैसे रेसिडेंट के लिए कंसिडर कर रहे तो उसके साथ ये नाइंसाफी हो जाएंगी, ये नाइंसाफी हो जाएंगी नॉन रेसिडेंट के अगेंस्ट। तो अपने को ये समझ लेना पड़ेगा कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अपने को हर साल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से अपने को स्कोप ऑफ इनकम समझ में आएगा उसका, कि अपने को कौन सा इनकम उसका कंसिडर करना है अपने टोटल इनकम के कैलकुलेशन में। तो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, फिर अपने को टोटल इनकम चेक करना है। तो इसके बेसिस पे अपन स्कोप ऑफ इनकम चेक करेंगे। तो लिख लेते हैं, आप लिखो, व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, it is necessary to determine residential status of a person is, while computing total income, it is necessary to determine residential status of a person every year। अब इसके नीचे लिखो why, क्यों चेक करना है क्या अपने को हर साल। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना स्कोप ऑफ
total income, scope of total income is based on residential status. रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मैंने बताया आपको कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस में अपन कैलकुलेट करेंगे। अब इसके ऊपर का टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो अब अगर कोई पर्सन रेसिडेंट रहा तो उसके लिए टैक्स लायबिलिटी अलग आएंगी, नॉन रेसिडेंट रहा तो उसके लिए टैक्स लायबिलिटी अलग आएंगी। रेसिडेंट के लिए टैक्स रेट अलग है, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्स रेट अलग आएंगे। नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्स रेट क्यों आएंगे? जो भी इनकम वो इंडिया में कमा रहा है, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो उसकी इनकम है और उसके लिए वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए। अगर लसित मलिंगा इंडिया में आके मुंबई इंडियन के साथ खेल रहा है, मुंबई इंडियंस का कोच है, तो उसके लिए उसको इनकम आ रही होगी, वो इंडियन इनकम होगी और उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई सेलिब्रिटी इंडिया में आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए उसको इनकम मिली होगी, तो उसके लिए उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट है वो 1-2 दिन के लिए आया होगा, पर उसके लिए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब भी अंबानी के बेटे की शादी में जॉन सीना आया था, तो उसके लिए भी पैसे दिए होंगे उन्होंने, अंबानी ने, तो उसके लिए वो इंडियन इनकम है, पर टैक्स रेट उसका अलग होगा। वो नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए टैक्स रेट अलग होगा। और जो इंडियन सेलिब्रिटीज उनके शादी में गए हैं, तो उनके लिए कुछ पैसे उनको मिले होंगे, तो उसके लिए टैक्स रेट अलग होगा। आपने अगर वीडियो देखा होगा कि रणवीर सिंह अपना नाच रहा है अपने स्टेज पे मस्त एकदम एनर्जी के साथ, तो उसको पैसे भी मिले होंगे कि नाचना है तेरे को स्टेज पे, उसके लिए अंबानी ने उनको पैसे दिए होंगे सेलिब्रिटीज को, तो वो उसकी इनकम है, पर वो रेसिडेंट है, तो उसके लिए उसको इंडियन इनकम के हिसाब से उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। पर कोई सिंगर आया, बहुत सारे सिंगर आके गए, 2-3 महीने से उनकी शादी चल रही है, अपना ये हो गया, इलेक्शन हो गया, IPL हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही, तो सारे सेलिब्रिटीज को पैसे दिए होंगे, तो जितना भी पैसा उनको मिला होगा, वो नॉन रेसिडेंट है, पर उनके लिए अलग टैक्स रेट लगेगा और उनको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी लिख लेते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी अलग आएंगी। अब कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी अलग होगी इनकम टैक्स की, नॉन रेसिडेंट के लिए और रेसिडेंट के लिए, तो वो भी लिख लेते हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि टैक्स रेट अलग है, टैक्स लायबिलिटी अलग आएंगी, स्कोप ऑफ इनकम जो टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं वो भी अलग अलग आएगा, तो ऑब्वियसली कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी अलग अलग आएंगी नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट की। और एक लास्ट लिख लो, डबल टैक्सेशन। अब ये डबल टैक्सेशन क्या होता है, ये आप फाइनल में पढ़ोगे, मस्त एक चैप्टर है अच्छा खासा उसका, बट एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। अगर कोई इनकम ऐसी जनरेट हो रही है किसी भी पर्सन के लिए कि वो दुबई, अब सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन कि कोई इनकम अराइज हो रही है, तो दुबई के इनकम टैक्स के लिए वो दुबई में भी टैक्सेबल है और इंडिया के इनकम टैक्स के लिए वो इंडिया में भी टैक्सेबल है। तो टैक्स लायबिलिटी दोनों तरफ जनरेट हो रही है, दुबई में भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है पर्सन को और इंडिया में भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है कोई भी पर्सन को। तो उन दोनों के बीच में, दोनों देश के बीच में, इंडिया के और दुबई के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन, कि अगर दुबई ने अगर टैक्स लिया उस इनकम के ऊपर, तो वो पर्सन इंडिया में उस इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं पे करेगा। टैक्स आ रहा होगा फिर भी टैक्स लायबिलिटी नहीं पे करेगा, क्योंकि दुबई में उसने टैक्स दे दिया है, इनकम टैक्स पे कर दिया है। और कोई इनकम ऐसी रहे कि वो इंडिया में अगर उन्होंने टैक्स लायबिलिटी पे कर दी, तो उसके ऊपर दुबई में कोई भी टैक्स लायबिलिटी उसको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दुबई तो टैक्स फ्री वैसे, पर कोई भी अदर कंट्री रही, समझो इंग्लैंड ले लो कि इंग्लैंड में अपने को टैक्स लायबिलिटी पे करने आ रही, जर्मनी ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, तो जहां भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं कि उधर भी टैक्सेबल हो गया इनकम और अपने देश में भी, इंडिया में भी टैक्सेबल हो गया इनकम, तो दोनों देश के बीच एक समझौता होता है, एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि अगर ये देश ने
टैक्स कलेक्ट कर लिया तो ये देश टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, और ये देश ने टैक्स कलेक्ट कर लिया तो जो दूसरा देश है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। इसके बीच में एग्रीमेंट होता है और अपने को चेक करना पड़ता है रेसिडेंशियल स्टेटस में कि वो वहां का भी रेसिडेंट है, यहाँ का भी रेसिडेंट है। अगर वो वहां का रेसिडेंट रहा और कोई भी उसमें डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन किए हुए रहा तो वो वहां भी टैक्स पे करेगा, यहाँ भी टैक्स पे करेगा, तो इसके लिए डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो उस कंट्री में अगर एग्रीमेंट हुआ होगा तो वो कंट्री में वो टैक्स पे कर देगा और इंडिया में उसका टैक्स पेबल नहीं आएगा क्योंकि वो इंडिया में भी रेसिडेंट है, सपोज जर्मनी में भी रेसिडेंट है, तो दोनों तरफ टैक्स आएगा, तो ये डबल टैक्सेशन होता है। यहाँ फाइनल में पढ़ोगे, पर रेसिडेंशियल स्टेटस इसके लिए अभी अपन चेक कर लेते हैं। समझ में आया क्या था? यह बस बेस था, एक सिंपल सा बेस। अब इसके बाद अपन एक मस्त सा चैप्टर चालू कर देने वाले हैं। अपन अब सेक्शन 6 पढ़ने वाले, जिसको मैं आपको पढ़ना है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कंपनी का अलग रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, एचयूएफ का अलग नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट। तो मस्त पढ़ेंगे अपन, कोई टेंशन मत लो। चलो बात करते हैं, इतना तो लिख लिया आपने। हेडिंग दे दो आप, सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में क्या है? 6(1) जो है इंडिविजुअल का है, 6(2) एचयूएफ का है, 6(3) कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है और 6(4) अदर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो अपन एक एक पहले कंसिडर कर लेंगे, एक एक पहले शुरुआत करेंगे हलू हलू। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल की, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल की। एक काम करो, अगर ये पेज खाली रहा थोड़ा सा तो वहां पे मत लिखो, वहां पे मिटा दो सारा, नेक्स्ट पेज पे लिखो हेडिंग सेक्शन 6 और अब लिखो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पूरा हेडिंग ले लेते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सेक्शन 6(1). अब इसके लिए अपने को दो कंडीशन चेक करनी, इसके लिए अपने को दो कंडीशन चेक करनी। मैंने अभी बोला 2-5 मिनट पहले कि अपने को कोई भी पर्सन इंडिया में आधा साल से अगर ज्यादा रह रहा होगा, 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहा होगा, तो उसको अपन रेसिडेंट कंसीडर करेंगे, उसको अपन रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। पर उसके साथ अपने को एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, वो रेसिडेंट है या नहीं चेक करने के लिए, रेसिडेंट है या नहीं चेक करने के लिए लिख लेते हैं अपन एक यहाँ पे रेसिडेंट और यहाँ पे लिखो नॉन रेसिडेंट। मैंने आपको बताया कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक करते हैं अपन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसमें भी पढ़ेंगे कि एकदम पूरा आपको नॉलेज आ जाएगा कि इतना ना डीप में अपन क्यों कंसिडर करते हैं ये रेसिडेंशियल स्टेटस को। उसका स्कोप ऑफ इनकम जब कैलकुलेट करते हैं अपन, स्कोप ऑफ इनकम हम देखते हैं अपन टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय, तो एक अलग अलग कंसेप्ट आ जाते हैं, RNOR, ROR। तो अपन तब पढ़ेंगे फिर से एक टोटल इनकम के स्कोप में कैसे आ जाता है ये। तो बस अब आप इतना जो पढ़ा रहा हूँ वो याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो रेसिडेंट के लिए अपने को दो कंडीशन चेक करना है, रेसिडेंट के लिए अपने को दो कंडीशन चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन है, अपनी फर्स्ट कंडीशन है कि स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया फॉर 182 days or more, 182 days or more in PY or second condition 60 days or more in PY
एंड 360 एंड दूसरे इसे लिख लेते हैं एंड 365 days or more in 4 previous preceding years। तो कोई भी पर्सन रेसिडेंट कंसिडर करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल, अब अपन कौन सा किसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअल का। कोई भी इंडिविजुअल को अपने को अगर रेसिडेंट बनाना होगा तो उसको उसका प्रीवियस ईयर का स्टे, इंडिया में उसका स्टे चेक करना पड़ेगा। अगर वो 182 डेज से अगर ज्यादा प्रीवियस ईयर में 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहा होगा तो उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे अपन। और मतलब अपने को एक अदर कंडीशन चेक करना है। अगर ये नहीं हुआ, 182 डेज वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो अपने को ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। एक तो 182 डेज वाली कंडीशन या 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है अपना, यहाँ पे एंड है, तो अपने को दोनों कंडीशन चेक करने पड़ेंगी। एक तो 60 डेज वाली भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एक 365 डेज वाली भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी अपने को। एक तो 182 डेज देखो या फिर 60 डेज एंड 365 डेज देखो। एक तो 182 डेज देखो या फिर 60 डेज एंड 365 डेज देखो। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो कोई भी इंडिविजुअल को अपने को रेसिडेंट बनाना है तो ही स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अब कोई भी पर्सन अपना प्रीवियस ईयर है 23-24, प्रीवियस ईयर है अपना 23-24, तो अब अपने को 60 डेज यहां के देखने और कंटिन्यूअस 4 प्रीसीडिंग ईयर देखने का अपने को। मतलब कंटिन्यूअस 4 प्रीसीडिंग कौन से आएंगे, 23, 22, 21, 20, 19, 20। अपने को ये 4 ईयर देखने पड़ेंगे कि इसमें वो 365 डेज और मोर इंडिया में स्टे कर रहा है क्या। 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, क्योंकि यहां एंड है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। एक तो 182 डेज देखो या फिर 60 डेज एंड 365 डेज चेक करो इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, जो कंटिन्यूअस में देखने का है। 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर कंटिन्यूअस में चेक करने आपने को। समझ में आया क्या इतना? अब ये हो गया रेसिडेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ये कोई भी इंडिविजुअल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, एक तो वो 182 डेज से कम इंडिया में स्टे कर रहा है या फिर 60 डेज से कम इंडिया में स्टे कर रहा है, तो वो नॉन रेसिडेंट कंसिडर होगा। या फिर 182 डेज से कम इंडिया में स्टे कर रहा है, 60 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहा है, पर 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसका स्टे 365 डेज से कम है। 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसका स्टे 365 डेज से कम है, तो वो फिर से नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि यहां अपने को एंड देखना है। मतलब दोनों कंडीशन चेक करनी है, 60 एंड 365 डेज की। समझ में आया क्या? तो लिख लेते हैं आप यहाँ नॉन रेसिडेंट कब कंसिडर करेंगे उसको, इफ नॉट रेसिडेंट नहीं रहा तो उसको अपन नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। समझ में आया क्या? बोलो ना। आ गया इतना समझ? चलो अब और एक, अब कोई भी पर्सन रेसिडेंट हो गया,
कोई भी पर्सन अब रेसिडेंट हो गया तो फिर से अपन एक और कंडीशन चेक करेंगे, एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि यहां पे अपना एक काम पेंडिंग रह गया। अपने को एक चेक करना पड़ेगा कि ये रेसिडेंट ऑर्डिनरीली इंडिया में स्टे कर रहा है या नॉट ऑर्डिनरीली इंडिया में स्टे कर रहा है। ऑर्डिनरीली इंडिया में स्टे कर रहा है या नॉट ऑर्डिनरीली इंडिया में स्टे कर रहा है। अब ये ऑर्डिनरीली नॉट ऑर्डिनरीली क्या कंसेप्ट है, बहुत सारे अगर टीचर ने आपको बताया नहीं होगा, आपने लेक्चर लिए होंगे और आपको ये कंसेप्ट का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो आप सही जगह पे लेक्चर देख रहे हो। तो एक बार कंडीशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको मस्त इसका कंसेप्ट बताता हूं कि ये दो कंडीशन क्यों लाए गए गवर्नमेंट के। लिख लेते हैं अभी यहाँ पे। अब दो कॉलम बनाने हैं अपने को। यहाँ पे लिखो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यहाँ पे ऑर्डिनरी लिखा ना, यस, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इधर लिख लेता है ये थोड़ा सा। अब जब आप इनकम टैक्स लॉ खोलेंगे, जो बेयर एक्ट है अपना, वो चेक करने लगोगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएंगी सेक्शन नंबर 6 के सबसेक्शन 1 में। सारी कंडीशन आपको मिल जाएंगी वहां पे। और नहीं सॉरी, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में मिल जाएंगी इनकम टैक्स के बेयर एक्ट में अगर देखोगे। पर अब दिक्कत क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में ना ये कंडीशन थोड़ी अलग दी है, और आईसीएआई ने और फैकल्टी ने, सारी फैकल्टीज ने ये मॉडिफाई कर लिया है और अपने को इजी वे में समझाने की कोशिश की। अपने को आईसीएआई का बुक अगर आपने रेफर किया होगा, मॉडल चेक किया होगा, तो अपने को इजी वे में उन्होंने समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं अपन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एक कंसेप्ट समझ लेते हैं अपन एक शॉर्ट में। क्या होता है देखो, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार लिखेंगे। ROR, RNOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और NR। अब कोई भी इंडियन इनकम रहे, तो इसके लिए भी टैक्सेबल हो जाएंगी, क्योंकि वो इंडियन इनकम है तो इंडिया का गवर्नमेंट इससे टैक्स कलेक्ट करेगा ही। RNOR को भी टैक्सेबल रहेंगी, NR को भी टैक्सेबल रहेंगी। क्योंकि ये इनकम इंडिया की इनकम है, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है, कंपलसरी। आपको इंडियन इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, कंपलसरी आपको इंडियन इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये मत लिखो, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अच्छे से लिखेंगे इसको। अब कोई ऐसी इनकम है जो फॉरेन में आ रही है, फॉरेन इनकम, पर ये फॉरेन इनकम, अब इंडिया से मैं कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं, वो इनकम मेरे को इंडिया में आ रही है, तो मैं क्या इसके लिए इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हुआ, क्योंकि तेरे को इंडिया में इनकम आ रही है। ये फॉरेन इनकम भी रही तो तेरे को इंडिया में इनकम आ रही है, तू इंडिया में बैठ के ये पैसा कमा रहा है, ये तेरी इंडियन इनकम है, तो इसके लिए अपने को फॉरेन इनकम पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा रेसिडेंट को, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को। और कोई फॉरेन इनकम है और कोई नॉन रेजिडेंट है जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा ही नहीं है पिछले ईयर में, प्रीवियस ईयर में, तो इसको लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल रहेंगी क्या, क्योंकि वो फॉरेन में पैसा कमा रहा है, फॉरेन में उसकी इनकम है, तो इंडिया में उसको टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, अब बात कर लेते हैं RNOR क्या होता है। अब आपने अगर पढ़ा होगा, कोई अगर फिर से देख रहा होगा रिवीजन पर्पस के लिए, तो RNOR को क्या होता है, जो फॉरेन सोर्स के अलावा जो भी इंडियन इनकम है, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। अब
कंडीशन क्या होती है नॉन रेसिडेंट की, कंडीशन क्या होती है नॉन रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की, कि ये लिखो मत, ये लिखो मत, मैं जो सिंपल लैंग्वेज वाला है वो आपको लिख के दूंगा। RNOR के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, 10 आउट ऑफ 9 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, 9 आउट ऑफ, सॉरी उल्टा बोल गया मैंने, 9 साल में, पिछले 10 साल से लेके 9 साल में वो अगर पर्सन नॉन रेसिडेंट है, अगर वो पर्सन नॉन रेसिडेंट है 9 साल में, पिछले 10 साल चेक करो आप, और उसमें से अगर वो 9 साल में नॉन रेसिडेंट है तो वो पर्सन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। अपन क्या बोल रहे हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो 9 साल के नॉन रेसिडेंट है भाई, 9 साल, पिछले 9 साल के लिए वो नॉन रेसिडेंट रहा है, बस 1 साल के लिए वो रेसिडेंट मिलेगा, तो वो क्या, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहेगा? नहीं, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है इंडिया का। और सेकंड एक कंडीशन क्या होती है कि वो 729 डेज से अगर कम रहा है, 729 डेज से अगर कम इंडिया में रहा है, कितने 7 सालों में, 7 सालों में अगर वो 729 डेज से अगर कम रहा है इंडिया में, तो फिर से उसका नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाएगा, उसका ऑर्डिनरीली स्टे नहीं है। 729 डेज चेक कर रहे हैं अपन, पर क्या अगर वो 729 डेज से अगर ज्यादा रहा, या फिर 9 में से, मतलब 10 में से अगर 9 साल, मतलब एक ही साल वो रेसिडेंट है, और 10 में से अगर 2 साल भी वो रेसिडेंट बन गया तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। 729 डेज से अगर ज्यादा वो इंडिया में रहा तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अब ये कंसेप्ट क्यों लाए वो समझो, ये रफ में लिख के दिया मैंने आपको। अगर कोई भी पर्सन एक यूएसए में जॉब कर रहा है, कोई भी पर्सन इंडिविजुअली यूएसए में जॉब कर रहा है, और वो यूएसए का जॉब छोड़ के इंडिया में चला आ गया, ये अपना इंडिया में चला आ गया। अब वो इंडिया में स्टे कर लेता है 182 डेज का स्टे इंडिया में कर लेता है, तो वो क्या रेसिडेंट बन गया आपने फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से? हाँ। सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि वो 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहा है, पर 365 डेज फॉर प्रीसीडिंग ईयर में नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत सालों से यूएसए में काम कर रहा है, ऐसे समझ लेते आप। 2001 से अपन वो यूएसए में काम कर रहा है। अब वो जॉब छोड़ के इंडिया में आया प्रीवियस ईयर 23-24 में वो इंडिया में आ रहा है, और वो 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में स्टे कर रहा है तो उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी, मतलब वो फॉरेन में भी इनकम कर रहा होगा, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसको बना दिया अपन ने बाय चांस यहाँ पे, तो उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी, भाई। ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएंगी, क्योंकि इसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। अगर ये 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया उसने, और उसने यूएसए में भी कोई इनकम कमाया, तो उसको इंडिया में उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेसिडेंट बन गया है, और रेसिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसका रेफरेंस आएगा, पर इतना समझ लो, क्या ये नाइंसाफी नहीं हो रही वो पर्सन के साथ? 182 डेज में आया है वो खाली प्रीवियस ईयर इंडिया में, और उसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये अगर ये 9 ईयर में वो रेसिडेंट रहा है, क्या नॉन रेसिडेंट रहा है पिछले 9 साल, पिछले 10 साल देखे, उसमें से वो 10 साल भी वो, मतलब कोई भी 10 साल में कभी भी वो रेसिडेंट नहीं रहा है, 10 साल पूरे वो नॉन रेसिडेंट है, 10 साल पूरे वो नॉन रेसिडेंट है, 10 साल पूरे वो नॉन रेसिडेंट है। तो अब वो 182 डेज इंडिया में आ गया, वो रेसिडेंट बन गया, उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे, तो ये नाइंसाफी हो जाएंगी उसके साथ। तो उसके लिए इसको बोलते हैं RNOR, कि जो इनकम तेरी इंडिया में अराइज हो रही, जो इनकम तेरी बस इंडिया में अराइज हो रही, या कोई भी इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, जो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, जो प्रोफेशन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, बस तेरे को उसी पे टैक्स देना है, इसलिए तेरे को नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोलते हैं हम। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब वो हर साल रेसिडेंट रहा है, उसका सब
घर बार बीबी बच्चे सब इधर ही है, तो उसका पूरा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। पर कोई भी पर्सन बहुत सालों से नॉन रेसिडेंट है, बहुत सालों से नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में आया भी नहीं है, उसने इंडिया के मिट्टी को छुआ भी नहीं है 15-20 सालों से, और वो इंडिया में आ गया, 182 डेज का स्टे कर लिया उसने, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा और उसके लिए उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। ये उसके साथ ना इंसाफी होने नहीं देगा अपना गवर्नमेंट। तो इसके लिए कंसेप्ट लाया नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसके लिए उसको बस जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और जो प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है उसी के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या इतना? ये कंसेप्ट है उसका, ये कंसेप्ट है इसका, समझ में आया क्या? तो कोई भी पर्सन अपन चेक करेंगे, पिछले 10 साल लेंगे और 10 साल में से अगर वो 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा है या वो 7 सालों में, पिछले 7 सालों में 729 डेज से कम इंडिया में स्टे किया है उसने, तो अपन उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर करेंगे और उसके टैक्स रेट में अपने को टोटल इनकम चेक करना पड़ेगा कि वो बिजनेस और प्रोफेशन जो इंडिया से कंट्रोल हुआ है उसी के ऊपर अपन उसको टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो ये अपने को मिलेगा इनकम टैक्स में, जो ड्राफ्ट में जो प्रोविजन है अपनी बेयर एक्ट में जो प्रोविजन, उसके में ऐसा लिखा है कि 9 साल चेक करने अपने को, 729 डेज से कम इंडिया में रहा तो वो चेक करना है अपने को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। पर अपने को आईसीआई में एक मस्त कंसेप्ट दिया, क्या बोले आईसीआई कि 9 साल अपने को नॉन रेसिडेंट चेक करना है ना, तो इसके वजह आप 2 साल रेसिडेंट चेक कर लो, 10 साल रेसिडेंट चेक कर लो। 10 में से अगर वो 2 साल रेसिडेंट है तो वो हो गया ROR, मतलब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया इंडिया का, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया इंडिया का। और वो 729 डेज से, मतलब 730 डेज से अगर इंडिया में ज्यादा स्टे कर रहा है तो वो फिर से ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया इंडिया का। समझ में आया क्या? ये बेयर एक्ट में क्या लिखा है, 9 साल चेक करने और 729 डेज चेक करने। पर अपने को आईसीआई क्या बोलता है, तू 9 साल मत चेक कर भाई, तू 2 साल देख, 10 में से 2 साल देख। अगर वो रेसिडेंट रहा तो ROR, अगर वो रेसिडेंट नहीं रहा, एक ही साल रेसिडेंट रहा, 10 में से एक ही साल रेसिडेंट रहा, तो वो RNOR। 729 डेज 7 ईयर्स में अपने को चेक करनी है, तो 729 डेज से अगर वो कम रहा तो नॉन रेसिडेंट कंसिडर करें, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर करके। पर आईसीआई क्या बोलता है, 730 डेज से अगर वो ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहा है तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल लो, अगर नहीं कर रहा है तो उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर कर लो। समझ में आया क्या? तो अब लिखो यहाँ पे, ये मिटा देता मैं, ये बस आपको समझाने के लिए बोला था। समझ में आया क्या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट क्या होता है? इसको अपन फिर से एक हल्का सा टच नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे कि ये क्या होता है और इसका जो टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं उसमें इसका इफेक्ट कैसे आता है, ये आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में समझ आ जाएगा। पर ये एक बात याद रखो कि अपन उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दे रहे। अगर कोई भी पर्सन बहुत सालों से दूसरे देश में रह रहा है और वो 182 डेज के लिए इंडिया में आ गया है और उसको रेसिडेंट बना दिया, उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, ग्लोबल इनकम उसका टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसके वजह से अपन ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे लिखो, अगर रेसिडेंट रहा तो रेसिडेंट के लिए अपने को चेक करना है वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहा है या 60 डेज एंड 365 डेज का कंडीशन चेक करना है, तो अपन उसको रेसिडेंट मान लेंगे या फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसको नॉन रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। अब रेसिडेंट होने के बाद उसको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर वो पर्सन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो गया है तो उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी, बट वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो गया तो उसको बस जो इंडियन इनकम है, जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, जो प्रोफेशन इंडिया से मैनेज हो रहा है, उसी की इनकम उसको टैक्सेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों की कंडीशन लिखो। अब यहाँ पे आप दोनों कंडीशन आपने को लिखनी है कि फर्स्ट कंडीशन लिखो, ये कंडीशन लिखी है आपको सेक्शन 6 में। फर्स्ट कंडीशन है अपनी रेसिडेंट for 2 previous year or more in 10 previous preceding year and अपने को यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन थी, यहाँ पे क्या कंडीशन है,
9 देखने के अपने 9 देखने के अपने को 9 साल चेक करने के अपने को। और यहाँ पे अपने को चेक करना है 729 डेज चेक करने का अपने को। तो यहाँ पे अपने का एंड इधर यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना, तभी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, या फिर उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अपन कंसिडर करेंगे। तो स्टे इन इंडिया और 730 days or more in last 7 previous preceding years। यहाँ पे फिर से एंड अलग पेन से लिख लेता मैं आपको। एंड दोनों कंडीशन चेक करने हैं आपको, दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इतना समझ में आया क्या? लिख लो, कोई लिखना हो। हाँ, चल अब नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं, मतलब इसी का कंसेप्ट है। अब अपन ने दो कंडीशन देखी है, 182 डेज की, 60 डेज एंड 365 डेज की। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, 3% ऐसे दिए उन्होंने, लिख लेते, चलो लिखते आपको समझा दूंगा पूरा। यहाँ पे लिखो नोट लिखो यहाँ पे। फर्स्ट नोट। अब एक नोट ये है, लिख लो चलो। लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। डे ऑन विच ही enters India as well as day on which he leaves India shall be considered as stay of individual in India। अब कोई भी पर्सन इंडिया में एंटर हो रहा है, या कोई भी पर्सन इंडिया देश, अपना देश छोड़ के जा रहा है, तो वो दोनों दिन अपने को कंसिडर करने पड़ेंगे एज स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया। मतलब जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो देश छोड़ के जा रहा है, वो दोनों दिन अपने को ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि वो इंडिया में है, जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, यह दोनों दिन अपने को इंडिया में है ऐसे कंसिडर करने हैं। भाई 182 डेज चेक करने हैं अपने को, एक दिन का फर्क पड़ सकता है। वो 181 डेज भी स्टे कर लिया उसने तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, उसका टैक्स रेट अलग हो जाएगा। पर 182 डेज अगर स्टे कर लिया उसने और उससे ज़्यादा 182 डेज से ज़्यादा स्टे कर लिया उसने, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा और उसका टैक्स रेट अलग हो जाएगा। तो वो अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है या इंडिया में आ रहा है, तो ये दोनों डेज अपने को ऐसे कंसिडर करने पड़ेंगे कि उसका स्टे इंडिया में है। समझा ये नोट? अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट की, जो इंपॉर्टेंट है। फिर से यहां पे लिखो, ऐसे लिखो, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन लिया ऐसे, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको।
अब कोई भी इंडियन सिटीजन जो अपना देश छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो अपना देश छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो अपना देश छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए अपन ये जो सेकंड कंडीशन है ना, ये अपन चेक नहीं करेंगे, ये अपन सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, ये अपन सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। उसके लिए बस अपन फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, क्या वो 182 डेज के लिए इंडिया में स्टे किया है क्या। अगर वो इंडिया में स्टे कर लिया है 182 और उससे ज्यादा, तो उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे और उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा फिर से, या फिर उसको नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लेना पड़ेगा उसको। ये 60 डेज एंड 365 डेज की कंडीशन चेक नहीं करेंगे अपन, 365 डेज और 60 डेज की कंडीशन चेक नहीं करेंगे अपन। इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन एंड पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए अपन सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करेंगे रेसिडेंट के लिए, उसको बस 182 डेज चेक करने हैं आपने को। 182 डेज में अगर वो इंडिया में स्टे कर लिया तो उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज उसको नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। तो लिखो यहां पे इंडियन सिटीजन लिख लिया, प्लस पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्या ये एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है या बिजनेस, मतलब बिजनेस हो सकता है उसका, हाँ। क्या ये जॉब के लिए भी जा सकता है, हाँ। तो कोई भी इंडियन सिटीजन पर्सन लिविंग इंडिया, इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए अपन 60 डेज एंड 365 डेज की कंडीशन नहीं चेक करके उसके लिए बस 182 डेज वाली कंडीशन अपन चेक कर लेंगे। 182 डेज से अगर वो से ज्यादा अगर वो इसने उस पर्सन ने इंडिया में स्टे कर लिया तो उसको रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। उसके लिए फिर से अपन ROR RNOR ये चेक करते नहीं बैठेंगे। समझ में आया क्या? चलो सेकंड नोट लिख लो, मतलब इसमें अब ऐड करो प्लस। अब कोई भी इंडियन सिटीजन रहा, कोई भी इंडियन सिटीजन और वो इंडियन शिप क्रू इंडियन शिप क्रू मेंबर है। इसके लिए अपने को एक नोट पढ़नी पड़ेगी, तो यहां पे नोट लिख लो बस। अब कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडियन शिप क्रू मेंबर है और वो शिप अब इंडिया से बाहर जा रही है, वो शिप अपन अब इंडिया से बाहर जा रही है, उसके लिए फिर से अपन ये 60 डेज एंड 365 डेज की कंडीशन नहीं चेक करेंगे। इसके लिए 182 डेज की ही कंडीशन अपने को चेक करनी पड़ेगी और वो अपन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वहां चेक कर लेंगे। उसके बाद थर्ड लिखो, थर्ड प्लस मत लिखो, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन resides outside India, that is वो NRA नॉन रेसिडेंट है, ऑलरेडी नॉन रेसिडेंट है वो, एंड विजिट इंडिया। और फिर उसका स्टे अगर 182 से ज्यादा डेज अगर इंडिया में तो उसको रेसिडेंट कर लेंगे। इसलिए इसके लिए फिर से अपन 60 डेज एंड 365 डेज की कंडीशन चेक नहीं करेंगे। इसके लिए फिर से अपन 60 डेज एंड 365 डेज की अपन कंडीशन चेक नहीं करेंगे। उसके बाद लिखो लिखो लिखो, समझा कि दूंगा मैं, भरोसा रखो मुझे। अब ये प्लस, ये अलग पेन से लिख रहा हूं मैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
person of Indian origin resides outside India, that is NR, ये भी NR, ऊपर वाला भी NR था, and visit India, and total income is more than 15 lakhs. अब ये जो टोटल इनकम है इसमें अदर देन फॉरेन सोर्स सोर्सेस का इनकम, कोई भी पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन सिटीजन है प्लस वो इंडियन ओरिजिन का है और उसका टोटल इनकम, वो पहले से नॉन रेसिडेंट है, पहले से आउटसाइड इंडिया रह रहा है और वो विजिट करने के लिए, इंडिया को बस विजिट करने के लिए आ रहा है और इसका टोटल इनकम 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो उसके लिए अपन फिर से 182 डेज का कंडीशन भी रखेंगे और 60 डेज एंड 365 डेज का भी कंडीशन देखेंगे। पर यहाँ पे जो 60 डेज चेक करने हैं अपने को, उसको अपन 120 डेज कंसिडर करेंगे। अपने को यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करने हैं, 182 डेज वाला भी 60 डेज वाला भी, पर 182 डेज वैसे रहेगा, 60 डेज की जगह इधर अपने को 120 डेज कंसिडर करना है और 365 का वैसे 365 रह जाएगा। अब इसका भी लॉजिक है, एक बार लिख लो, मैं लॉजिक के साथ आपको ये पांचों पॉइंट आपको समझा के दूंगा। अब फिर से एक पॉइंट लिख लो, ये थोड़ा सा कर लेता मैं, आपने भी ऐसे ही लिखा होगा, इधर अपने को फिर से यहाँ ये एरिया में अपने को फिर से लिखना है कुछ, तो आप भी ऐसे ही लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत पेज वगैरह लगा के। उसके बाद और लिखो प्लस he is not liable to pay tax in anywhere in world and total income other than foreign source ये अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो इसके लिए फिर से अपने को अलग कंडीशन चेक करने पड़ेंगी। कितना लिख लो आप, पहले सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा, बस लिख लो पहले। अपन एक एक कंसेप्ट को तोड़ेंगे अब यहां से फिर से। यहां पे अब एक एरो बना लो, तो देखो, इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन शिप क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब वो नॉन रेसिडेंट ऑलरेडी है, एंड विजिट इंडिया। तो उसमें अपने को चेक करना है कि इनका स्टे प्रीवियस ईयर में 182 से
डेज से अगर ज्यादा है, 182 डेज या 182 डेज से अगर ज्यादा है तो अपन इनको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, अपन इनको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। इनके लिए आपने को 60 डेज एंड 365 डेज की कंडीशन चेक नहीं करनी है, इनके लिए आपने को 60 डेज एंड 365 डेज की कंडीशन चेक नहीं करनी है। ये तीन पर्सन है, इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन शिप क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड्स आउटसाइड एंड विजिट इंडिया। अगर ये 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में स्टे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में तो इनको रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा, अदरवाइज इनको नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। आई नो ये थियोरेटिकल टॉपिक है पूरा, पर सुन लो, जैसे जैसे अपने को कंसेप्ट याद आ जाएगा, इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करेंगे तब आपको मस्त अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब अपन एग्जाम्पल लेंगे। बस आप सुन लो और लिख लो जो जो मैं बता रहा हूँ आपको। आ गया तो 4-5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ये भी चैप्टर से, तो ये इजी है, मतलब थियोरेटिकल है, अपने को सारे डेज वगैरह लर्न करने पड़ेंगे, पर इजी चैप्टर है। तो इंडियन सिटीजन, फिर से याद करो, इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन शिप क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड विजिट इंडिया। ये तीनों पर्सन के लिए 182 डेज से अगर ज्यादा स्टे इंडिया में रहा तो इनको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। समझ में आया क्या? अब इसके बाद अपन बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब दिक्कत क्या हो रही थी, अब ये समझ लेते एक बार। जो 15 लाख की इनकम है, ये देखो 15 लाख जो इनकम है उसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब ये कैसे आया 15 लाख वगैरह, गवर्नमेंट को पसंद आया 15 लाख डाल दिया उन्होंने, ताकि अच्छा सी मतलब 15 लाख से ऊपर अगर कोई भी इनकम कमा रहा होगा तो न्यू स्लैब रेट में अपन जाएंगे 30% टैक्स रेट में, तो ये अच्छा खासा इंडिया में पैसा कमा रहा है। क्या बोला है यहाँ पे अपन ने? अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब क्या होता है? टोटल इनकम जो इंडिया से अराइज हो रही है, इसमें अगर वो पर्सन 15 लाख रुपीज से ज्यादा कमा रहा होगा तो उसको अपन उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एक बार चेक कर लेंगे। भले ही वो पर्सन इंडिया से बाहर रहता है, भले ही वो पर्सन नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया से ज्यादा पैसा कमा रहा है ना, चल इंडिया में टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब ये कंसेप्ट क्यों आया एक बार समझ लेते हैं। कोई पर्सन है जिसका नाम है, क्या नाम लेते? चलो खुद का नाम लिख लो। एक आदमी है एस के, मैं एस के मतलब मैं। अगर मैं बाहर ही रहता हूं, दुबई में रहता हूं, यूएसए में रहता हूं, जर्मनी में रहता हूं, बाहर ही रहता हूं, पर अब क्या किया मैंने? टैक्स प्लानिंग के लिए क्या किया? मेरे को ज्यादा पैसा कमाना था, तो मैं टैक्स प्लानिंग करूंगा। तो इसके वजह से मैंने क्या किया, इंडिया में आया। ये अपना इंडिया, प्लीज माफ कर देना, भारत माता की जय, पर ये अपना इंडिया है। अब मैं इंडिया में आके क्या करता हूं? एक बिजनेस सेट करता हूं। कंपनी तो इसमें आ जाएगी, चलो एक बिजनेस है मेरा, इंडिया में सेट कर लिया मैंने बिजनेस। अब मैं इंडिया से बिजनेस सेट कर लिया, मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहने की कोशिश करता हूँ। अब इंडिया में आके क्या करता हूँ, मैं 180 डेज रहता हूँ, 181th डे की फ्लाइट पकड़ता हूँ और इंडिया से बाहर चला जाता हूँ। 181 डे की फ्लाइट पकड़ता हूँ और इंडिया से बाहर चला जाता हूँ। मैं 180 दिन इंडिया में रहा हूँ, क्या मैं रेसिडेंट हो गया? नहीं। मैं 181th डे पे इंडिया से जा रहा हूँ, क्या मैं रेसिडेंट हो गया इंडिया का? नहीं। प्रीवियस ईयर का चेक कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में क्या मैं रेसिडेंट हो गया क्या? नहीं। तो लोग क्या करते थे, इंडिया में आ गए, इंडिया में बिजनेस सेट कर रहे थे। क्या कोई ऐसा बिजनेस सेट करते हैं जो इंडिया से बाहर पैसा कमा रहा है, पर जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है,
कंट्रोल इंडिया में हो रहा है। तो ये पर्सन क्या बोलते थे, मैं रेसिडेंट नहीं हूं, मैं हो गया नॉन रेसिडेंट, मैं 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, मैं हो गया नॉन रेसिडेंट, मैं हो गया नॉन रेसिडेंट। तो इनके लिए कंडीशन लाई, इनके लिए कंडीशन क्या लाई, तू अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहा होगा तो तेरे को हम रेसिडेंट कंसीडर कर लेंगे। इसी के साथ तेरे 120 दिन भी अपन कंसीडर कर लेंगे। 120 दिन तू अगर 365 डेज इन 4 प्रीवियस, मतलब 120 दिन प्रीवियस ईयर में तू रह रहा है इंडिया में, और 365 डेज इंडिया में स्टे है तेरा 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में तेरा 365 डेज से ज्यादा स्टे और 120 डेज से भी ज्यादा इंडिया में स्टे रहा, तो हम तेरे को रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना दे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बना दे। ये देखो अब यहां पे लिख लो, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। ये देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, stay in India for 182 days or more in previous year or 120 days or more in previous year and 365 days or more in 4 previous preceding year। तो यहां पे अपने को फिर से 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अब देखो ये जो 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अब यहाँ पे है ना तो उसको रेसिडेंट कंसीडर कर लेंगे, पर यहाँ पे है ना, यहाँ पे उसको RNOR अपन डायरेक्ट कंसीडर कर लेंगे, छोटा लिखा थोड़ा, RNOR अपन इधर डायरेक्ट कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे रेसिडेंट कर लेंगे और बाद में उसकी अदर कंडीशन चेक कर लेंगे। चेक अदर कंडीशन फॉर OR एंड NOR। ऊपर में अपन रेसिडेंट कंसीडर कर लेंगे, पर चेक कर लेंगे फिर से क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया है। पर 182 डेज से अगर कम पर 120 डेज से ज्यादा अगर वो प्रीवियस ईयर में रह रहा है एंड 365 डेज से ज्यादा 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में रह रहा है, तो वहां पे अपन उसको रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। मतलब यहाँ पे इसको अगर वो 120 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहा है और 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में रह रहा है, तो इसको अपन RNOR कंसीडर कर लेंगे और इसकी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। फॉरेन सोर्स के अलावा जो भी इसकी इंडियन इनकम है उसको टैक्सेबल हो जाएंगी। पर यहाँ पे अपन 182 डेज से अगर ज्यादा वो इंडिया में रह रहा है तो अपन उसको रेसिडेंट कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे एक बार क्या वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, और उसके लिए अपन फिर से ये कंडीशन चेक कर लेंगे। क्या वो 2 साल में पिछले 10 साल चेक करेंगे, जिसमें वो 2 साल में अगर रेसिडेंट रहा तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर भी अपने को चेक करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली तो वो ROR कंसीडर कर लिया जाएगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कंसीडर कर लिया जाएगा, या फिर दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की तो उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अपन कंसीडर कर लेंगे और उसको इंडियन इनकम जो भी बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है इंडिया से उसको अपन RNOR कंसीडर करने के बाद उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल कर देंगे। समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? अब बात करते हैं he is not able to pay tax in the world। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है,
वो पैसे पे सोते हैं, इतना पैसा है। तो वो क्या करते थे, टैक्स हेवन जो कंट्रीज है जहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, जहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, फिर से वो क्या कर लेते थे, जब इंडिया की समिट हुई थी, इंटरनेशनल समिट हुई थी, तब निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला था कि हम टैक्स की चोरी करने नहीं देंगे, या कोई कर रहा होगा कहीं भी इंडियन सिटीजन कहीं भी अगर टैक्स की चोरी कर रहा होगा तो उसको हम कम से कम टैक्स चोरी करने की कोशिश करेंगे, कम से कम उसको टैक्स चोरी करे इसकी कोशिश करेंगे। तो फिर इसलिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन ऐड किया, 61A समथिंग, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं अपने को, 61A है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक्शन 61A। तो अब ये पर्सन इंडिया से बाहर रह रहा है, ये नॉन रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट है पर इंडियन सिटीजन है। इसका कोई भी बिजनेस इंडिया में उसने सेट करके रखा होगा, या कोई भी बिजनेस जो बाहर सेट हुआ है पर इंडिया से कंट्रोल हो रहा होगा, तो ये अदर देन फॉरेन इनकम, इसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, फॉरेन सोर्स अगर 15 लाख से ज्यादा जा रहा होगा, 15 लाख से अगर ज्यादा जा रहा होगा, तो इसको अपन फिर से यहां पे डायरेक्टली इसको RNOR कंसिडर करेंगे, RNOR यहाँ पे कंसिडर कर देंगे, RNOR यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे। क्या यहाँ पे डेज का क्राइटेरिया है? नहीं। क्या यहाँ पे 365 डेज, 120 डेज, 60 डेज, 182 डेज चेक करने? नहीं। अगर कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन है और उसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स अगर 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, मतलब बड़ा असेसी है, तो वो देश में कहीं भी रह रहा हो, दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा, और उसको इंडियन इनकम जो भी अराइज हो रही है, टोटल इनकम जो भी इंडियन बिजनेस जो भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, उसकी इनकम उसको टैक्सेबल हो जाएंगी, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो ये लॉजिक विथ लॉजिक समझा अपन ने। तो इंडियन सिटीजन रहा और पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट रहा, इंडियन सिटीजन रहा, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन शिप क्रू मेंबर, तो इनके लिए अपन 182 डेज की कंडीशन चेक करेंगे, और अगर वो 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहे होंगे तो इनको रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहा, तो उनको अपन चेक करेंगे कि इन्होंने अगर विजिट किया है इंडिया को प्रीवियस ईयर में, कोई भी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रिसाइड्स आउटसाइड है, मतलब नॉन रेसिडेंट है पर विजिट कर रहा है इंडिया, 182 डेज से अगर ज्यादा विजिट कर रहा है इंडिया, तो उसको अपन रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे उसको। उसके बाद इंडियन सिटीजन है प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया है पर विजिट कर रहा है इंडिया, और जिसका टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसको स्टे इन इंडिया 182 डेज से अगर ज्यादा रहा तो उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, और 120 डेज और मोर रहा और 365 डेज और मोर रहा इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, तो इसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, RNOR अपन कंसिडर कर लेंगे। इतना समझ में आया? उसके बाद अगर कोई भी पर्सन टैक्स चोरी के लिए दुनिया में कहीं भी रह रहा होगा और उसकी टोटल इनकम इंडिया में जो टोटल इनकम अराइज हो रही है अदर देन फॉरेन सोर्स, अगर वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इसको अपन डायरेक्टली RNOR कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे डेज का कोई भी क्राइटेरिया आपने को चेक नहीं करना है। समझ में आया क्या? लिख रहा होगा तो एक बार लिख लो। आई नो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर थोड़ा सा बोर होगा, आपको बोर भी हो रहा होगा, पर एक बार लिख लो मेरे साथ। अगर क्वेश्चन आ गया, इसके बाद के चैप्टर मस्त है, कैपिटल गेन निकालने का है आपने को, PGVP खेलना है आपने को, मस्त बड़े बड़े चैप्टर है, मस्त प्रैक्टिकल चैप्टर है। में थोड़ा सा बोर हो सकता है, पहला बेसिक वाला भी चैप्टर एकदम मस्त था अपना, तो थ्योरेटिकल चैप्टर वो बोर होता है, ये इनकम टैक्स में वैसे भी। चलो इतना लिख लिया, अब एक बार नोट लिख लेते हैं, इसकी एक नोट लिख लेने अपने को। उसके बाद में अदर देन फॉरेन सोर्स जो टोटल इनकम है, इसकी एक नोट लिख लेने की अपने को।
और इंडियन, एक बार ये लिख लो, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, विजिट इंडिया, ड्यूरिंग TY। अब ये देखो, लेस देन 120 डेज है, लेस देन 120 डेज, तो इसको अपन डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। ये देखो, इंडियन सिटीजन है प्लस इंडियन ओरिजिन, ये नोट है अपना, ये वाला नोट है आपका। अब वो 120 डेज से अगर ज्यादा रह रहा है, 120 डेज टू 182 डेज, तो अपन इसको डायरेक्टली RNOR कंसिडर कर लेंगे। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख, तो अपन क्या बोले, 120 डेज से अगर ज्यादा रह रहा है और 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में रह रहा है, तो अपन इसको RNOR कंसिडर कर लेंगे। और 182 डेज से अगर ज्यादा रह रहा है तो इसको अपन रेसिडेंट कर लेंगे कंसिडर, और फिर वो अदर 2 कंडीशन देखेंगे, 2 ईयर और 730 डेज वाली कंडीशन अपन चेक कर लेंगे। उसके हिसाब से रहा तो ROR और नहीं तो RNOR। समझ में आया क्या? और मोर देन 182 डेज रहा तो अपन डायरेक्टली उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, और फिर अदर कंडीशन लगा के ROR देखेंगे या RNOR चेक करेंगे, RNOR चेक करेंगे अपन। समझ में आया क्या? बोलो रे, समझ में आया क्या? अब बात करते हैं अपन क्रू मेंबर, जो भी क्रू, फिर से एक बार लिख लो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला मैंने यहाँ पे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? जो अनडिवाइडेड इंडिया था, मतलब जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये जो अपना अनडिवाइडेड इंडिया था, इसमें जो भी पर्सन का या फिर पर्सन के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ ये अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, तो इनको इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है। तो क्या पाकिस्तान में रहने वाला भी बंदा इंडियन ओरिजिन का है? हाँ। बांग्लादेश में भी रहने वाला बंदा इंडियन ओरिजिन का है? हाँ। तो क्या पर्सन, ये देखो, इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनकी इनकम, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, जो भी इंडिया में अराइज हो रही है, जो भी इंडिया में, तो इनके लिए अपन स्टेज देखेंगे। पर क्या यहाँ पे इंडियन ओरिजिन लिखा है? इंडियन ओरिजिन लिखा है। अगर यहाँ पे इंडियन ओरिजिन लिखते और इनका इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होता, तो पाकिस्तान में भी रहने वाला बंदा इंडिया में टैक्सेबल हो जाता। बांग्लादेश में भी कोई पर्सन 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा होगा, तो इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा है, खाली इंडियन सिटीजन है, और जो दुनिया में कहीं भी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं, जो दुनिया में कहीं भी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, और उसका इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको अपन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। समझा? तो देखो, इंडियन ओरिजिन लिख लेते हैं यहाँ पे। इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन either assessee or his parents, partner, or his parents or grandparents, or his grandparents
born in अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। कोई भी पर्सन, कोई भी असेसी जिसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, इनको अपन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा, इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। अब लिखो फॉर शिप क्रू मेंबर्स, फॉर शिप क्रू मेंबर्स जो शिप क्रू मेंबर्स है, जो शिप क्रू मेंबर्स है, अब इनका जो शिप क्रू मेंबर्स होते हैं, इनको क्या होता है, जब भी वो शिप में चढ़ते, फॉरेन गोइंग वेसल जो होती है, जब भी वो शिप में चढ़ते तो इनको एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भरना पड़ता है। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है जिसमें इनकी जाने की डेट और आने की डेट दोनों मेंशन होती है, जाने की डेट और आने की डेट दोनों मेंशन होती है। तो लिख लो एक बार, पीरियड मेंशन इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे जो भी पीरियड मेंशन किया है उसको अपन को कंसिडर करना पड़ेगा स्टे आउटसाइड इंडिया, स्टे आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे दो डेट और होते, अपन ने जब इंडिविजुअल का देखा था तो वो इंडिया से जा रहा है या इंडिया में आ रहा है, वो दोनों डेट अपने को इंडिया में कंसिडर करना पड़ता था उसका। पर यहाँ पे जो शिप क्रू मेंबर है जिसका कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो भी डेट मेंशन की है, इसका जो भी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में पीरियड मेंशन किया है, वो अपने को ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर पीरियड में वो बंदा इंडिया के बाहर है, वो बंदा इंडिया के बाहर है। तो उस सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक तो जाने की डेट होती है और शिप से आने की डेट होती है। तो जाने की और आने की दोनों डेट अपने को ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि वो इंडिया से बाहर है, मतलब जो भी पीरियड मेंशन किया है वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, वो पीरियड ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि वो इंडिया से बाहर है, वो इंडिया से बाहर है। अब ये पीरियड में अपनी जाने की डेट और आने की डेट भी कंसिडर करना पड़ेगा, जाने की डेट और आने की डेट भी कंसिडर करना पड़ेगा, और ये पीरियड अपन इंडिया के बाहर रह रहे हैं। तो स्टे आउटसाइड इंडिया, साइन इन एंड साइन आउट डेट both are included, both are includes। तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे जो भी डेट मेंशन की है वो पर्टिकुलर पीरियड अपन वो शिप क्रू मेंबर का ऐसे कंसिडर कर लेंगे, वो पर्टिकुलर पीरियड वो इंडिया के आउटसाइड स्टे कर रहा है, वो इंडिया के बाहर आउटसाइड स्टे कर रहा है। समझ में आया क्या? अब एक नोट फिर से लिखो, फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स की वजह लिखो अदर देन फॉरेन सोर्स, जो ऊपर लिखा है अपन ने अदर देन फॉरेन सोर्स। अपन ने याद देखा अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम 15 लाख रुपीज से ज्यादा चाहिए, तो ये अदर देन फॉरेन सोर्स क्या होता है? अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब एक तो इंडियन इनकम, अब इंडियन इनकम क्या होता है अपन पढ़ेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इंडिया, अराइज इन इंडिया, सब देखेंगे अपन आराम से। और उसके बाद लिखो बिजनेस, बिजनेस कंट्रोल, कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप
इन इंडिया, इन इंडिया। तो अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब क्या आता है? इंडियन इनकम और जो भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, इससे जो भी इनकम कंसिडर होंगी वो अपने को इंडियन इनकम कंसिडर करनी है। इसके अलावा जो भी इनकम है वो अपन फॉरेन इनकम, फॉरेन सोर्स की इनकम अपन कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या कंसिडर करना है? टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स। तो अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब इंडियन इनकम भी कंसिडर करना है और बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया वाली इनकम अपने को कंसिडर करनी है। समझ में आया क्या इतना? तो ये था अपना इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या। तो अपन ने क्या चालू किया आज? रेसिडेंशियल स्टेटस। बेसिक में क्या क्या पढ़ा आपने? सिटीजनशिप ऑफ कंट्री एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस आपने को हर साल चेक करना है कि ये एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक पर्सन अलग अलग देशों में सेम टाइम पे रेसिडेंट है, पर सिटीजनशिप एक ही देश की हो सकती है। सिटीजनशिप एक ही देश की हो सकती है। कंटिन्यूअस स्टे इन वन कंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब वो कहीं भी घूम रहा होगा तो अपने को कंटिन्यूअस स्टे नहीं चेक करना है, पूरे साल का स्टे चेक करना है। उसके बाद में अपन ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक करते हैं, क्यों डिटरमाइन करते हैं? तो एक तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो अपना RNOR ये अपने को स्कोप ऑफ इनकम के लिए चेक करना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी के लिए चेक करना पड़ता है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए चेक करना पड़ता है और डबल टैक्सेशन के लिए चेक करना पड़ता है। उसके बाद अपन आए सेक्शन 6 में, जिसमें अपन ने पढ़ा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। इसमें अपन कंसिडर पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रेसिडेंट रहा तो अपने को दो कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। एक तो 182 डेज अगर स्टे किया इंडिया में तो उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर वो इंडिया में स्टे कर रहा होगा तो उसको रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की तो उसको नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। अब कोई भी पर्सन रेसिडेंट हो गया तो उसको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, या वो ROR है या RNOR है। तो ROR होने के लिए उसको 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में से 2 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसको रेसिडेंट बनना पड़ेगा एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे ROR होने को 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसको इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, तब वो और ROR बन जाएगा, अदरवाइज उसको बोल देने का RNOR। अब उसके बाद अपन आए थे कुछ एक्सेप्शन जो अपन ने ऊपर कंडीशन पढ़ी। तो इंडियन सिटीजनशिप, जिस भी पर्सन के पास इंडियन सिटीजनशिप है एंड वो पर्सन लिविंग इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए 182 डेज की ही कंडीशन अपने को चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद इंडियन सिटीजन है प्लस इंडियन शिप क्रू मेंबर है, वो इंडियन सिटीजन है प्लस वो इंडियन शिप क्रू मेंबर है, उसके लिए भी अपने को 182 डेज की ही कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद में इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया है पर विजिट कर रहा है इंडिया को, और वो 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया को विजिट कर रहा है तो अपन उसको रेसिडेंट कंसीडर कर लेंगे। इंडियन सिटीजन है प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया कर रहा है, पर यहाँ पे टोटल इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, पर क्या उसका टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा रहा तो अपने को फिर से दो कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। एक तो 182 डेज से अगर ज्यादा वो प्रीवियस ईयर में रह रहा है इंडिया में तो उसको रेसिडेंट कंसीडर कर लिया जाएगा, और फिर RNOR अपन ऊपर की कंडीशन चेक करेंगे। पर वो 120 डेज और मोर इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड 365 डेज इन मोर इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको अपन डायरेक्टली RNOR कंसीडर कर लेंगे। ये इसके लिए कंडीशन है। उसके बाद कोई भी पर्सन जो दुनिया में कहीं भी टैक्स के लिए लायबल नहीं है पर उसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स जो इंडिया में अराइज हो रहा है अगर वो 15 लाख रुपीज से ज्यादा है तो उसको डायरेक्टली अपन RNOR कंसीडर कर लेंगे, उसका इंडियन इनकम डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। तो अपन ने एक समरी निकाली इसमें से, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहा जो विजिट कर रहा है इंडिया को, अगर वो 120 डेज से कम इंडिया को विजिट कर रहा है
तो उसको अपन नॉन रेसिडेंट मानेंगे। 120 डेज टू 182 डेज में अपन कंसिडर कर रहे हैं तो उसको RNOR मानेंगे, और 182 डेज से अगर ज्यादा रह रहा है इंडिया में तो उसको रेसिडेंट मानेंगे, और रेसिडेंट होने के बाद अपन चेक करेंगे कि वो ROR है या RNOR है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद अपन आए थे कुछ पॉइंट पे। इन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है कि जिसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं उनको अपन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाता है। जो शिप क्रू मेंबर है इसका कंटिन्यूइंग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो भी पीरियड मेंशन किया है उस पीरियड में अपन ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो इंडिया से बाहर स्टे करना है। इसमें साइनिंग आउट और साइन आउट का जो डेट है वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा। और अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब क्या होता है, इंडियन इनकम और बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया भी अपने को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। आज का लेक्चर यही स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब जल्दी अपलोड करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड करने का। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।